आज हम बीएफएम का एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ असेट और प्रोविजन का केस स्टडी है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें 5-6 आपके क्वेश्चन है, तो जो भी बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊँगी इसके बारे में। देख लीजिए असेट क्या रहता है। मतलब पहले कोई भी जो स्टैंडर्ड असेट है या फिर एनपी असेट है, ठीक है, दो कैटेगरी हो गया, स्टैंडर्ड एंड एनपी। स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने एक इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, ठीक है, ईएमआई मान लीजिए 10 तारीख को ड्यू है और 11 तारीख हो गया और 12 तारीख हो गया, वो पे नहीं कर रहा, ठीक है, एक महीने तक ऐसा रहा, तो अगर 1 मंथ तक 0 से 30 डे बोलिए तो वो हो जाएगा SMA 0, ठीक है। SMA का मतलब क्या हुआ, SMA हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। फिर 1 डे से 1 से 30 दिन हो गया, यानी एक महीना, तो हो गया SMA 0। ये स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड की कैटेगरी में बता रही हूँ आपको, फिर हम एनपीए का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका है वो एनपीए के ऊपर है, पर थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो स्टैंडर्ड में 3 हो गया, SMA 0, फिर अगला आ गया SMA 1। SMA 1 क्या होता है कि 31 दिन से लेके 60 डेज, मतलब एक महीना तो चला गया था, अभी 31 दिन से 60 डेज और हो गया, ठीक है, 2 महीना होने वाला है, तो उसको बोला जाता है SMA 1, वो भी स्टैंडर्ड ही है। फिर 61 डेज से 90 डेज वो हो जाता है SMA 2। सो SMA 1, SMA 0, SMA 2 क्या होगा, ये हो गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब इन पे हमें स्पेशल ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना इनका इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो उसको बोला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। और ये सारे ही स्टैंडर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि मान लिया जाता है कि 1 या 2 महीना किसी का कोई अर्जेंसी हो गया, किसी को कोई जॉब छूट गया, या कोई अचानक से फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जिस वजह से वो जो EMI नहीं पे कर पाए, तो ऐसा कंसिडर कर लिया जाता है कि 2-3 महीने तक तो चलिए कोई नहीं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उस बेसिस पर उसको एनपीए डिक्लेयर करना सही नहीं है। इसीलिए इसको 3 महीने तक अगर कस्टमर इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करता है, यानी 90 डेज क्या हो गया हमारा, 3 मंथ्स हो गया ना, तो 3 मंथ्स तक अगर कस्टमर जो है अपना अकाउंट नहीं पे कर पा रहा, तो डेफिनेटली ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि वो कोई इमरजेंसी है, उसको हम एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। जैसे ही 90 डेज पूरा हो जाएगा, यानी 91 डेज से 90 डेज हो गया, कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, 3 महीने का, जैसे आप मान लीजिए मोहलत ऐसे करके ना, मोहलत 91 डेज से उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और एनपीए का डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड 3 महीने तक स्टैंडर्ड रहेगा, और स्टैंडर्ड में भी 3 कैटेगरी है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 अगर 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो कस्टमर के अकाउंट को बोला जाएगा SMA 0। 2 महीना हो गया, यानी 31 to 60 डेज तो हो गया SMA 1, और 61 to 90 डेज SMA 2। तो ये टाइम क्या है, मतलब इस दिन से इस दिन तक उस अकाउंट को SMA 1 बोल दिया जाएगा, अगर इतना टाइम हो गया, और 90 डेज हो गया ना, 61 to 90 डेज, तो उसको SMA 2 बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कस्टमर का अकाउंट क्लासिफिकेशन हो गया स्टैंडर्ड कैटेगरी में, ठीक है। अभी आते हैं एनपीए में। तो जैसे ही 90 डेज यानी 3 महीना हो गया, तो 3 महीने के बाद नहीं सोचा जाएगा, 2-3 महीने का तो सोचना चलिए कोई नहीं, मेडिकल इमरजेंसी होगी, कुछ प्रॉब्लम आ गया घर में जिस वजह से EMI कस्टमर नहीं पे कर पाया, उसको स्टैंडर्ड ही रखा, उसको ये नहीं बोला एनपी। लेकिन अगर 3 महीना हो जाता है 90 डेज के बाद से, ठीक है, मोर देन 90 डेज, उस अकाउंट को एनपी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। एनपी में भी हमारी 3 कैटेगरी है, अगर आप बोले तो। एक हो गया पहला सब स्टैंडर्ड, फिर दूसरा बोला जाएगा डाउटफुल, और फिर तीसरा हो गया हमारा लॉस, ठीक है। लॉस मतलब कुछ नहीं हो सकता, पैसा चला गया, ये ऐसा करके ना, कि मतलब बैंक रिकवर नहीं कर। अभी सब स्टैंडर्ड पहला जो कैटेगरी है एनपीए का, वो क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एनपीए हो गया कौन से डेट पे, 90 डे कंप्लीट हो गया तो एनपीए हो गया, ठीक है। एग्जांपल मानते हैं कि ये जो 90 डे था, ये था 31 मार्च 2020, जस्ट ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च 2020 तक में इसने जनवरी का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फरवरी का नहीं दिया, मार्च का नहीं दिया, ठीक है। 31 मार्च हो गया अभी, ठीक है, 90 डेज पूरे हो गए, तो 31 मार्च 2020 में इसको डिक्लेयर कर दे कि ये हो गया एनपीए अकाउंट। चलिए अभी हम मान लेते हैं कि 31 मार्च 2020 में वो क्या हो गया, हमारा अकाउंट एनपी हो गया, कस्टमर का अकाउंट, ठीक है। 3 महीना नहीं पे किया, जनवरी नहीं पे किया, फिर फरवरी नहीं पे किया, फिर मार्च भी नहीं पे किया, मार्च पूरा हो गया अभी ना। जनवरी नहीं पे किया तो SMA 0, फरवरी 20 नहीं पे किया SMA 1, और मार्च हो गया नहीं पे किया तो अभी हो गया SMA 2। यानी इस डेट के बाद ये लास्ट डेट जो है, अब उसको एनपी डिक्लेयर कर दिया, अभी नेक्स्ट डे से ये 31 मार्च से एनपी हो गया अकाउंट, ठीक है। 30 मार्च तक ये था हमारा SMA 2, और 31 मार्च से इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया। चलिए अभी एनपीए हो गया। अभी एनपीए में भी स्टेजेस है, ठीक है। एनपीए में आप बोल सकते हैं स्टेयर्स है, टाइम है, हर चीज़ का टाइम ड्यूरेशन। तो जो पहली कैटेगरी होती है एनपीए में,
वो होती है सब स्टैंडर्ड। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि सब स्टैंडर्ड डाउटफुल, डाउटफुल की भी 3 कैटेगरी है, D1, फिर D2, फिर D3, ऐसे करके डाउटफुल की भी कैटेगरीज होती है। अभी क्या है इसका कैटेगरी, बस इसका टाइम ड्यूरेशन से है। जैसे यहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन था ना, 1 मंथ वाले SMA 0, 2 मंथ तक नहीं पे किया SMA 1, 3 मंथ तक नहीं पे किया SMA 2, ऐसा करके टाइम है ना। तो सब स्टैंडर्ड में टाइम है कि NPA अगर उसको 31 मार्च 2020 में NPA डिक्लेयर कर दिया तो वो 1 साल तक, 31 मार्च 20 से 1 साल क्या हो गया, 31 मार्च 21 ना 1 साल, तो 1 साल तक, जैसे नहीं होता जेल की कारावास में जैसे सजा होती है, तो मान लीजिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 1 साल तक आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो 1 साल तक जो है अकाउंट उसको रहना पड़ेगा, वो क्या होगा, सब स्टैंडर्ड। तो अगर 1 साल तक कस्टमर ने कुछ भी नहीं पे किया तो उसको सब स्टैंडर्ड बोला जाएगा। और जैसे ही 31 मार्च 21 खत्म हो गया, उसके बाद 1 साल तक, जैसे सब स्टैंडर्ड में 1 साल में रहना पड़ता है ना, वैसे ही D1 कैटेगरी, डाउटफुल की 3 कैटेगरी है। मतलब आप डाउट में तो 3 तरह से आपको डाउट हो सकता है, D1, D2, D3। सो D1 में क्या हो जाएगा, जैसे सब स्टैंडर्ड में 1 साल का आपको सजा मिलता है, जैसे मैंने एग्जांपल ऐसे बोला कि कारावास करके, वैसे ही D1 के लिए भी आपको 1 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 22 तक आप D1 वाली कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, 31 मार्च 20 से 31 मार्च 21 का जो आपका टाइम कटा वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कटा, ये आपकी फर्स्ट जेल है, ऐसे मान सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। D1 में क्या कटेगा, 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22 तक आप यहाँ रहेंगे 1 साल के लिए। फिर D2 में सज़ा थोड़ी और बढ़ जाती है, तो यहाँ 1 साल था तो D2 नाम से पता लग रहा है, तो वहाँ पे 2 साल और रहना पड़ेगा। तो 22 से 2 साल आप गिनिए, 31 मार्च 22 से 31 मार्च 24 तक रहना पड़ेगा। ठीक है, और D3 में उसका आगे का फिर, ठीक है, 24 से आगे का जो भी रहेगा ना वो आपका D3 रहेगा। उसका आगे का कुछ ऐसा टाइम नहीं है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं मोर देन 2 ईयर्स। इसके बाद का जो भी सजा मिलेगी आपको फिर आगे अपना D3 में ही काटना है, उसको ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, वो आगे तक रहेगा जब तक लॉस नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। अब ये लॉस कब डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में आएगा कि जब जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर वो बोल देगा कि ऐसे करके कि अभी कुछ रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है, अभी कुछ भी है कस्टमर से रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस केस में उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका आप सिर्फ आपको जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 10% से कम, या आप बोलिए 20% से कम, इतना कम जो अमाउंट का सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा हो गया लॉस एसेट। चलिए, ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया क्या है, एक बार ये यहाँ से एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना D1 में इतने साल के लिए, D2 में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हल्का सा रिवाइज करेंगे। स्टैंडर्ड NPA 2 कैटेगरी होती है। स्टैंडर्ड में तीन महीने का रहता है, 0 to 30 डे SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, फिर 31 to 60 डेज स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, और 61 to 90 हो गया आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ठीक है, और 3 महीने तक उसको स्टैंडर्ड ही रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा मान लिया जाता है कि 2-3 महीने तक किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है, 2-3 महीने में किसी को इमरजेंसी होगी, उस बेसिस पर उसके अकाउंट को NPA डिक्लेयर करना सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको 3 महीने तक स्टैंडर्ड अकाउंट में ही रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी अगली कैटेगरी आती है NPA की। कब आता है, जैसे ही 90 डेज आपके पूरे हुए आपको NPA अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, 91 डेज से आपका अकाउंट NPA डिक्लेयर हो गया। NPA में भी हमारी कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड, ये पहली कैटेगरी है, फिर डाउटफुल ये दूसरी कैटेगरी है, और लॉस हो गया तीसरी कैटेगरी। ठीक है, अभी सब स्टैंडर्ड क्या है कि आपका 90 डेज हो गया, जैसे मैंने बोला ना 90 डेज के बाद NPA डिक्लेयर कर दिया गया, तो अभी आप नए NPA बने, आपके अकाउंट अभी भी नए NPA बने, तो आप 1 साल तक जिस कैटेगरी में रहते हैं उसको बोला जाता है सब स्टैंडर्ड। NPA अकाउंट रहना एक तरह से जेल का एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको सब स्टैंडर्ड पहले आपको जेल में रहना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक है, अगर आप 1 साल तक रह रहे हैं इसका मतलब क्या, मतलब कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है, 1 साल तक वेट किया, कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो सब स्टैंडर्ड में रहोगे। 1 साल बीत गया तो एक ऐसा नहीं कि आप कितने भी साल तक रहोगे पैसा नहीं दे रहे तो आपको एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, नहीं। सब स्टैंडर्ड मतलब ये तो हो गया स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड मतलब चांसेस है इसमें कि 1 साल में चलो रिकवरी आ जाएगा। 1 साल में रिकवरी नहीं आया, पूरा 1 साल आप रह लिए, कुछ भी रिकवरी नहीं आया अकाउंट का, तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये हमारा सब स्टैंडर्ड का कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब आएगा हमारा डाउटफुल। डाउटफुल में 3 है, D1, D2, D3, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। सो उसके बाद आपके अकाउंट को अगली जेल में डाल दिया जाएगा, वो होगा D1। वहाँ पे आपको 1 साल में रहना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ पर फिर से 1 साल में वेट किया जाएगा कि आपके जो अकाउंट का जो होल्डर है उसने पैसा दिया नहीं दिया। जस्ट हम अकाउंट को जेल में डाल रहे तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर वालों ने पैसे दिए नहीं दिए आपको छुड़ाने के लिए, ऐसे करके नहीं दिया, फिर आपको D1 में रहना पड़ेगा, पूरा 1 साल तक वेट किया जाएगा। नहीं दिया तो फिर आपको D2 वाली जेल में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 2 साल के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है कि सब स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए रहना होता है, D1 में भी 1 साल के लिए रहना पड़ता है, और तब भी कोई रिकवरी नहीं आया तो D2 में आपको 2 साल के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है,
वेट किया जाएगा। अगर 2 साल तक भी कोई रिकवरी नहीं आया तो फिर आपको D3 वाली नेक्स्ट आपको जेल में रख दिया जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। वहाँ पे कितने टाइम के लिए रहेंगे, वहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, वहाँ पे रहेंगे परमानेंट जब तक कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। बैंक जब तक डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि अकाउंट क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो आप आगे के टाइम के लिए फिर उस D3 में रहेंगे, उसके बाद कुछ और नहीं है, वो लास्ट जेल है, उसके बाद कोई और जेल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने रिवाइज कर लिया। जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो एनपीए के ऊपर ही पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो प्रोविजनिंग होती है वो एनपीए के ऊपर ही होती है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड पे बैंक प्रोविजन नहीं करता, स्टैंडर्ड में भी बैंक प्रोविजन करता है। अदर्स के लिए 0.40, तो जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 0.40% जो है उसको बैंकों को, अदर्स जो स्टैंडर्ड रहते हैं उनके लिए, और जो एसएमई वाले जो लोन रहते हैं उसमें 0.25%, ठीक है। एसएमई लोन के लिए 0.25% और बाकी जो अदर टाइप के लोन है उसमें 0.40% ऐसे करके रहता है। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें बैंकों को प्रोविजन रखना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना पड़ता, पर ये बहुत कम है। 0.25% बहुत कम है, और 0.40 जो अदर्स स्टैंडर्ड है उनके लिए भी बहुत कम। और ये एसएमई, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो होते हैं ना, स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइज, उन कैटेगरी के लिए उसके लिए 0.25% है। ये हमने देख लिया। अभी हम थोड़ा सा प्रोविजन को भी देख लेते हैं कि कितना कितना परसेंट प्रोविजन है। आपका डायरेक्ट एनपीए से आ जाएगा। तो देखिए, पहला जो हमारा सब स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, जो लोन है, लोन 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपका लोन का आउटस्टैंडिंग है 10 लाख रुपए, बैंक ने लोन दिया था आपको 20 लाख रुपए, बाकी आप 10 लाख पे कर चुके, अभी आपका एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग है 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपने जो सिक्योरिटी दिया उसका रिलायजेबल वैल्यू, मतलब उसको अगर बेचेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा। फिर रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, रिलायजेबल वैल्यू मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दिया था अपना एक प्लॉट, ठीक है। उस एरिया में प्लॉट था, जब आपने दिया उसका कीमत था 15 लाख, लेकिन अभी मार्केट में सीन अच्छा नहीं चल रहा है, या बोल लीजिए कि जो रियल स्टेट है, प्लॉट, उनके प्राइसेस बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है। यही होता है ना, ज़्यादातर प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ होती है तो डिमांड सप्लाई फैक्टर डिपेंड करता है। बहुत डिमांड है तो वो प्लॉट का प्राइस भले ही खरीदा होगा 10 लाख में, 30 लाख में भी बेच सकते हैं, क्योंकि खरीदने वाले हैं ना, डिमांड जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं रिलायजेबल वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू क्या हो गया कि अगर मार्केट में लोग आपका 10 लाख का प्लॉट 30 लाख में खरीदने को तैयार है, तो 30 लाख हो गया रिलायजेबल वैल्यू। वो मार्केट प्राइस भी, और उसको उस पर खरीदेंगे आपको उतना पैसा मिल जाएगा। रिलायजेबल वैल्यू मतलब एग्जैक्टली कितना प्राइस आपको मिलने वाला है उस चीज़ को बेच के। तो इस प्लॉट को बेच के 15 लाख का था, तो बैंकों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। बैंक ऐसा नहीं कि बैंक को वेट करते रहेंगे कि अरे जब रियल एस्टेट के रेट बढ़ेंगे तब हम वेट करेंगे, तब हमें पूरा रिकवरी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंकों के इतने सारे अकाउंट होते हैं। अगर हर अकाउंट के लिए बैंक ऐसे वेट करने लग गया तो फिर कुछ काम नहीं, और ऊपर से उनको इतना ज़्यादा प्रोविजन रखना पड़ता है, वो प्रोविजन उनको अपने प्रॉफिट में से रखना पड़ता है, तो वो पैसा तो एज इट इज़ है ना, उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहा बैंक, तो बैंकों के लिए डबल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इस बात में मत सोचना कि बैंक उस प्लॉट का वेट करेगा या उसको 1 साल के लिए 6 महीने के लिए रुकता है, नहीं। बैंकों को जैसा ही ये जो कंप्लीट होता है, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, तो जो बैंकों को बेचना होता है तो बहुत जल्दी बेचते हैं। इसीलिए कहीं आपने सुना भी होगा कि अगर आप कुछ प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ मकान कुछ खरीद रहे हैं, तो बैंकों का जो इस तरह से बोली लगाई जाती है ना, तो अगर वहाँ पे जाएंगे ऑक्शन में तो फिर आपको सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे कंपेयर टू मार्केट में अदर जगह से। ये इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि बैंक ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, तो अगर आप कम में भी घर बोली नहीं लगाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है कंपेयर टू अगर आप जो रियल ऑनर से किसी और से खरीदते हैं, तो बैंकों से आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि बैंक इन चीज़ों के लिए वेट नहीं कर सकता, वही रीज़न। और वेट नहीं कर सकता का रीज़न क्या है कि बैंकों को उन अकाउंट के लिए प्रोविज़न रखना पड़ता है, कुछ पैसा रखना पड़ता है, और कितना परसेंट वो भी हम देखेंगे। और वो जो पैसा रखना पड़ता है वो कहाँ से रखेगा, बैंक अपने प्रॉफिट में से उस पैसे को रखता है, ठीक है। तो बैंकों का जो प्रॉफिट है वो प्रोविज़न वाले अकाउंट पे जाता है, और अगर प्रोविज़न अकाउंट में नहीं जाता तो बैंक उस प्रॉफिट के पैसे को और लोन या वो देके और कमाई कर सकते थे ना। अभी तो प्रोविज़न में चला गया, उसको ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंकों को ना कुछ, तो बैंकों के लिए डबल लॉस रहता है, ठीक है। तो ये इधर का हमारा रीज़न हो गया। चलिए, अभी हमने देख लिया कि जो है रिलायजेबल वैल्यू क्या है, मतलब उसको बेच के कितना मिल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और रियल एस्टेट की प्राइस बहुत कम है, तो पता लगा कि 15 लाख का प्लॉट अभी इसको मार्केट में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो 8 लाख इसका रिलायजेबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अभी आउटस्टैंडिंग है 10 लाख का, और जो कोलेटरल है उसका प्लॉट भले ही 10 लाख का है, यानी सॉरी आउटस्टैंडिंग भले ही आपका 10 लाख का है, लेकिन आपको जो प्लॉट का वैल्यू है वो सिर्फ 8 लाख ही मिलेगा। और मैंने आपको बताया बैंक वेट नहीं कर सकता, उसका मैंने आपको कारण भी बताया, ठीक है। तो अभी सिर्फ 8 लाख मिलने वाला है। तो अब इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या हुआ, तो जितने का आपको सिक्योरिटी मिला, सिक्योरिटी क्या हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी, कुछ भी बोलिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी रिलायजेबल वैल्यू हो जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन, क्योंकि 8 लाख हमें बेच के मिल जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 10 में से 8 का तो लोन मतलब 8 लाख तो प्लॉट बेच के मिल जाएंगे, बाकी के 2 लाख का क्या हुआ, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो उसको बोला जाएगा अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग होगा उसी आउटस्टैंडिंग के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, ठीक है।
10 लाख का आउटस्टैंडिंग है, उसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, एक हो जाएगा सिक्योर्ड और एक हो जाएगा अनसिक्योर्ड। कैसे पता लगेगा 10 लाख में से कौन सा अमाउंट सिक्योर्ड लेना है कौन सा अनसिक्योर्ड? बहुत ईजी है, आपको देखना है कि जो प्रॉपर्टी है कुछ भी उसका रिलायबिलिटी, ये सब आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, सिक्योरिटी का इतना वैल्यू है, या रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इतनी है। तो 10 लाख के प्लॉट में से बोल दिया जाएगा कि 8 लाख का जो है आपको कोलेटरल मिला है, सॉरी 10 लाख के आउटस्टैंडिंग में से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जो रिलायजेबल वैल्यू है कोलेटरल सिक्योरिटी का वो 8 लाख है। तो जो अमाउंट है 8 लाख हमें रिकवर हो जाएंगे ना, 8 लाख हम प्लॉट को बेच के हमें 8 लाख मिलेगा और हम अकाउंट में डाल देंगे, तो वो हो गया सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो बच गया 10 में से 8 गया, कितना गया माइनस करेंगे तो आएगा 2 लाख, तो बाकी का जो 2 लाख बच गया वो हो गया अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो कोई भी जो हमारा रेट रहेगा, मतलब कोई भी जो हमारा वैल्यू रहेगा सबस्टैंडर्ड डाउटफुल, सब में 2 चीज़ें रहेगी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मतलब सिक्योर्ड पे कुछ प्रोविजन रखते हैं और अनसिक्योर्ड पे कुछ प्रोविजन रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिक्योर्ड अमाउंट अनसिक्योर्ड अमाउंट यानी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे एक ही प्रोविजन है, वो ऐसा नहीं है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि जब आपको सिक्योरिटी मिली हुई है तो फिर आपको प्रोविजन रखने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप उसको बेच दोगे पैसा मिल जाएगा। प्रोविजन रखने का मकसद ही यही है, पर्पस ही यही है कि जो पैसा है वो डूबने वाला है, मतलब वो पैसा जो है मिलने वाला नहीं है, उसके लिए आपको कुछ प्रोविजन अपने प्रॉफिट में से रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक प्रोविजन ना रखे, कस्टमर का ऐसे ही पैसा डूबता रहे, तो फिर तो बैंक ही बाद में डूब सकता है ना, अगर बैंकों को प्रोविजन ना रखना पड़े, क्योंकि बैंकों के पास पैसा रहेगा नहीं। यही पर्पस है कि आपको प्रोविजन रखना है। प्रोविजन आपको रखना है तो जो सिक्योर्ड है, यानी जिसका सिक्योरिटी मिला हुआ है, हमें मालूम है कि हाँ 8 लाख मिल जाएंगे प्लॉट को बेच कर, जब सिक्योरिटी मिला हुआ है तो उस पर हम कम प्रोविजन रखते हैं और जो अनसिक्योर्ड है उस पर प्रोविजन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, पर प्रोविजन दोनों पे रखते हैं। अभी कितना कितना रहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला स्लाइड आपका थोड़ा सा हाइट करेंगे हम, यहाँ पे हाइट करोगे तो वो सारा आपका इरेज हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। सब स्टैंडर्ड है, जो आपका सब स्टैंडर्ड है उसमें आपको रखना है 15%, आपको याद रखना पड़ेगा 15-25, यानी 15% ऑन सिक्योर्ड और 25% अनसिक्योर्ड। और हमेशा जो अनसिक्योर्ड है उसका प्रोविजन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें डाउट नहीं है कि पहले वाला सिक्योर्ड है दूसरे वाला अनसिक्योर्ड है, कौन सा है। तो जो कम परसेंट रहेगा 15-25 से रखना, 15-25 यानी 15% आपको सिक्योर्ड वाले अमाउंट पर प्रोविजन रखना है और 25% जो अनसिक्योर्ड अमाउंट है उस पर प्रोविजन रखना है। ये सब स्टैंडर्ड के लिए। ऐसे D1 के लिए कितना है? D1 के लिए 25 और D2 के लिए कितना है? 40 और D3 के लिए कितना है? 100। ये तीनों सिक्योर्ड का है। अनसिक्योर्ड में कोई इसमें सोचना नहीं है। D2 के जितने भी, सॉरी डाउटफुल के जो भी अनसिक्योर्ड है सब पे 100% है। ठीक है, तो इसमें अनसिक्योर्ड के लिए कुछ नहीं सोचना, ये पूरा 100% रहेगा। लेकिन सिक्योर्ड के लिए क्या है? 25, 40 और 100। ये 25 हो गया हमारा D1, 40 हो गया D2 और 100 हो गया D3। ठीक है, ये आपका सारा का सारा हो गया। शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं एनपीए कैटेगरी में पहला क्या था हमारा? सब स्टैंडर्ड था। सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड पे कितना रखना है और अनसिक्योर्ड पे कितना रखना है? सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड पे रखते हैं 15%, अनसिक्योर्ड पे रखते हैं 25%। ठीक है, अभी आता है डाउटफुल कैटेगरी। डाउटफुल में पहला है D1, फिर दूसरा है D2 और तीसरा हमारा D3। ठीक है, D1 में क्या रखते हैं? 25, D2 में क्या रखते हैं? 40 और D3 में रखते हैं 100। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेट आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी अनसिक्योर्ड पे क्या हो गया? अभी D1 का कोई टेंशन नहीं है, अनसिक्योर्ड के लिए कुछ नहीं आपको याद रखना, पूरा 100%, मतलब जितना भी अनसिक्योर्ड अमाउंट है पूरे का आपको अपने प्रॉफिट से प्रोविजन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों 100% है। लॉस वाले की बात करते हैं, लॉस में भी कुछ नहीं सोचना, वो सारा 100 है। ठीक है, लॉस में चाहे सिक्योर्ड बोलिए अनसिक्योर्ड बोलिए सब 100% है। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करेंगे? सब स्टैंडर्ड का 15-25 से याद रख लीजिए, 15-25 15-25, अब 2-3 बार बोलेंगे तो चलो। फिर ये जो 25 है यहाँ आ जाएगा, जस्ट याद रखने के लिए, और फिर 15 में 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये आपको याद हो गया। आपको बस 15 और 25 याद रखना है, फिर ये जो 25 है ये इधर आ जाएगा और 15 में 25 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये मैं जैसे आपको ट्रिक बता रही हूँ जिस वजह से आपको याद रह जाए। और बाकी जो भी बच गया ना, बाकी जो भी जगह बच गई सब जगह का 100-100 लिख दीजिए। ठीक है, 100-100, ये आपका टेबल आपको याद हो जाएगा इस तरह से। बस आपको 15 और 25 याद रखना है। चलिए, ये सारा देख लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ टर्म लोन अकाउंट विद आउटस्टैंडिंग, तो एक टर्म लोन अकाउंट है। टर्म लोन अकाउंट क्या होता है? जिसका एक मैच्योरिटी डेट है और EMI की फॉर्म में कस्टमर को हर महीने कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट बोलते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही ऐड रहते हैं। चलिए, आउटस्टैंडिंग कितना है? 7 लाख। हैविंग रिलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो जो सिक्योरिटी दिया उसको रिलाइजेबल वैल्यू, अभी ये नहीं बोला क्या सिक्योरिटी है, कुछ भी हो सकता है, पर उसको बेच के अभी कितना मिलेगा? 4 लाख मिलेगा। आउटस्टैंडिंग है 7 लाख का, लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ 4 लाख का है। ठीक है, was identified as NPA as on 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 में इस अकाउंट को क्या बोल दिया कि NPA हो गया। ठीक है,
ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ 1 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो उसका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जा रहा था जो कि नहीं मिला। प्रिंसिपल अमाउंट इतना 50,000 ड्यू था 31 मार्च 2011 में। चलिए इधर हुआ 31 मार्च 11 में देखिए ड्यू था ना, तो 31 मार्च 11 के बाद से फिर वेट किया होगा कि 31 जैन 12 में वेट किया होगा, 31 जैन 12 तक ये SMA 0, फिर जैन के बाद फैब तक वेट किया होगा तो SMA 1, फिर फैब के बाद मार्च तक वेट किया हुआ है 30 मार्च तक तो SMA 2, SMA 2 के बाद क्या 31 मार्च को उसको NPA डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमने खुद से कैलकुलेशन करके भी देखा कि हाँ 31 मार्च को ही NPA डिक्लेयर किया जाना चाहिए। हमने देखा था ना SMA 0, 1, 2 जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में। अभी देखिए 31 मार्च को NPA हो गया। अब बोल रहे हैं कि इसको क्या क्लासीफाई करेंगे और कितना प्रोविजन रखना पड़ेगा 31 मार्च 2012 में। देखिए कैसे करना है, तो ये मैंने आपको टेबल क्या समझाया था, मैंने कहा था कि वो सारा हमारा इरेज हो गया वैसे तो, पर मैंने क्या कहा था कि जैसे ही NPA बनता है, NPA के लिए NPA डिक्लेयर होने के बाद से सब स्टैंडर्ड में वो 1 साल तक रहता है। तो जैसे ही NPA डिक्लेयर किया, NPA का पहला स्टेज है। ठीक है, अभी NPA डिक्लेयर हो गया मतलब आपको सजा मिल गई, आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो 1 साल के लिए आपको सब स्टैंडर्ड वाली जेल में जाना पड़ेगा। तो वही है कि 31 मार्च को आपको NPA डिक्लेयर कर दिया, तो पहले आपको कहाँ भेजेंगे, सबसे पहला जो स्टेज आपका वो है सब स्टैंडर्ड ना, तो वो होगा हमारा सब स्टैंडर्ड। तो पहला आंसर हो गया ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। क्लासिफिकेशन हमने कर लिया कि ये सब स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है, क्या है या लॉस है, तो ये सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो NPA के बाद आपके अकाउंट को NPA डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 31 जो है कौन सी तारीख में हमारा ड्यू था, 31 दिसंबर 2011 में ड्यू था, 3 महीना बीत गया, तो 3 महीने बाद यानी 90 डेज बाद 31 मार्च 12 को आपको NPA डिक्लेयर कर दिया। NPA के बाद जो पहली स्टेज है 1 साल के लिए जो रहती है, 1 साल स्टेज बोलिए या आपको जो भी जाना है, तो वो होगा 1 साल के लिए सब स्टैंडर्ड। तो आप ये बोल लीजिए जेल करके आपको याद रहेगा। अच्छा ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड के लिए हमें 1 साल का रहना पड़ेगा इस जेल में। ठीक है, अभी प्रोविज़न भी रखना पड़ेगा ना, क्या प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न क्या रहेगा कि जो भी आपका, मैंने आपको क्या बताया, अभी देखिए प्रोविज़न मैंने बोला है कि जो सब स्टैंडर्ड का रूल है कि जो सिक्योर्ड है उसका 15% प्रोविज़न, ये सब परसेंट में। ठीक है, और जो अनसिक्योर्ड है उसका 25%। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। अभी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैसे निकाल दो वो मैंने बताया। टोटल है 7 लाख का, 7 लाख में से सिक्योरिटी कितने का मिला पड़ा, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 4 लाख, तो 4 लाख हो गया हमारा सिक्योर्ड, और 7 में से 4 माइनस कीजिए कितना बचा, 3 लाख ना, तो वो हो गया अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो सिक्योर्ड हो गया 4 लाख, 3 लाख हो गया अनसिक्योर्ड। और फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि जो सिक्योर्ड है उसका 15% और अनसिक्योर्ड का 25%। ये जो टेबल आपको ये रेड कलर में, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड में, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बस आपका इतना ही रहेगा, इसमें से आपको पढ़ के खुद से करना पड़ेगा ये क्या है। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद रखना चाहिए, याद रखना है। और कैसे याद रखना है मैंने आपको ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो 15% सिक्योर्ड और 25% अनसिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड है जो कि 4 लाख है उसका मैं 15% निकालना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड जो कि 3 लाख है उसका मैं 25% निकालना पड़ेगा। वही किया देखिए, 15% ऑफ सिक्योर्ड, 25% ऑफ अनसिक्योर्ड। तो 15% सिक्योर्ड कितना था, 4 लाख ना, तो 4 लाख का 15% कैलकुलेट किया, कितना आएगा, 4 लाख का 15% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा ना। ऐसे ही 25% ऑफ अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का 25% सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 लाख के पीछे आ गया हमारी 5 जीरो, और उसका हमें 25% निकालना है। हम इसका परसेंट हटाएंगे और डिवाइड में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये दो जो रखी कैंसिल, 3000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000 ना। चलिए ये हमने आ गया, और इन दोनों को हमें ऐड कर लेना। ठीक है, सबको फिर आपस में ऐड कर देना, जो भी आप सॉल्व करोगे ना 15% ऑफ सिक्योर्ड 25, उन सबको आपस में ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो सब स्टैंडर्ड के लिए हमने दोनों को आपस में ऐड कर दिया, कितना आएगा, पहले वाले से आया 60 और दूसरे वाले से आया 75, दोनों का ऐड करके आया 1,35,000। तो इतने रुपए का बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ेगा इस अकाउंट के लिए। ठीक है, इस डेट पे इस अकाउंट के लिए। तो बैंक क्या करेगा, अपना जो प्रॉफिट है ना उस वाले अकाउंट को, उस अकाउंट से पैसे को यहाँ इस कस्टमर के प्रोविजन वाला अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफर करेगा। तो कितना आ गया, आंसर हो गया बी, सब स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि पहली जो जेल होती है NPA के बाद उसको सब स्टैंडर्ड नाम दिया गया। ठीक है, और कितना 1,35,000 वहाँ पर आपको उतना पैसा रखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये मान सकते हैं कि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड हाउ मच प्रोविजन विल बी मेड एज ऑन 31 मार्च 2013। बोल रहा है 31 मार्च 2013 में कितना रखना पड़ेगा। देखिए 31 मार्च 2012 में, 31 मार्च 2012 में उसको क्या डिक्लेयर किया है, उसको किया है NPA डिक्लेयर। ये बोला था ना कि 31 मार्च 2012 में उसको NPA डिक्लेयर किया, और NPA डिक्लेयर करने के बाद जो पहली जेल है वो है सब स्टैंडर्ड जेल, जिसमें कस्टमर रहा, जो हमने पहले कस्टमर नॉट कस्टमर उसका अकाउंट रहा। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि सब स्टैंडर्ड की जेल का क्या खासियत है कि सिर्फ उसमें आप 1 ही साल के लिए रह सकते हो। ठीक है, अगले साल आपको D1 वाली जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट को। चलिए, तो सब स्टैंडर्ड में 1 साल के रहा, फिर
31 मार्च 2012 से लेके 1 साल का पूरा होगा उसका। 31 मार्च 2012 में उसको अकाउंट को बोला कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा और 1 साल के लिए, तो 1 साल उसका कब पूरा होगा? 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013 में उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 13 के बाद यानी जब ये लास्ट डे ना, लास्ट डे पे उसके अकाउंट को डिक्लेरेशन दे देंगे। आप ये मत सोचना कि 1 तारीख से होगा, ऐसा नहीं है। जो लास्ट डे ऑफ मंथ है ना, उस दिन उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब आपको यहाँ जाना है। ठीक है, 1 तारीख को नहीं एंट्री करती है, उसको लास्ट डे पे चला जाना पड़ता है उस अकाउंट में। तो 31 मार्च 2013 हो गया हमारा। ठीक है, तो इस डेट पर उसको अगली वाली जेल में जाना पड़ेगा। अब ये अगला जेल कौन सा है? सब स्टैंडर्ड के बाद अगला जेल कौन सा हमारा? डायग्राम से मैंने बताया था, सब स्टैंडर्ड के बाद अगली जेल है D1। कितने साल का रहना पड़ेगा? 1 साल के लिए। फिर D2 में 2 साल के लिए। फिर D3 में आगे का जो टाइम है D3 और लॉस डिसाइड होगा, फिर उस हिसाब से रहेगा। तो अभी आपको 1 साल के लिए D1 में जाना है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि क्या क्लासिफिकेशन दोगे 31 मार्च 2013 को। तो 31 मार्च 2012 में तो वो एनपीए डिक्लेयर हुआ था, वो 1 साल के लिए सब स्टैंडर्ड में रहा था, तो 31 मार्च 2013 में वो हमारा D1 बन गया। ठीक है, तो 31 मार्च 2013 से कब तक? 31 मार्च 2014 तक उसको यही रहना है D1 में, 1 साल का। ठीक है, तो 31 मार्च 2013 में अकाउंट D1 कैटेगरी में हो गया। अभी D1 के लिए क्या प्रोविजन नॉर्म्स है? D1 के लिए कि जो सिक्योर्ड है उसका 25% और अनसिक्योर्ड है उसका 100%। तो सिक्योर्ड कितना है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हम पहले सॉल्व कर चुके ना, यहाँ किया था ना कि जो 7 लाख है, 7 लाख में से 4 का तो सिक्योरिटी था और 3 लाख कुछ सिक्योरिटी नहीं था। तो 7 लाख में से 4 लाख हो गया सिक्योर्ड और 3 लाख हो गया अनसिक्योर्ड। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। तो सिक्योर्ड का बोला है 25% और अनसिक्योर्ड का बोला है 100%। इसीलिए 4 लाख का जो है, जो 4 लाख सिक्योर्ड है उसका 25% सॉल्व किया। देखिए 25% ऑफ सिक्योर्ड और 100% अनसिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड है 4 लाख, उसका 25% निकाला है, 4 लाख का 25%। और अनसिक्योर्ड है 3 लाख, 3 लाख का पूरा ही 100% निकाल लिया। तो 3 लाख का 100% पूरा 3 लाख ही आ गया। 4 लाख का 25% आ गया 1 लाख। तो 3 लाख में 1 लाख ऐड करेंगे, कितना आ गया? 4 लाख। तो बोल रहे हैं कि अब कितना बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ेगा इस डेट पे ना। ठीक है, तो 31 मार्च में जब वो आ गया हमारा D1 कैटेगरी में, तो उसको कितना प्रोविजन रखना पड़ेगा? रखना तो 4 लाख का, लेकिन उन्होंने बैंक ने पहले से इस अकाउंट के लिए कुछ प्रोविजन रखा था ना। ये देखिए 1,35,000 का प्रोविजन तो पहले से रखा था 31 मार्च 2012 में। ठीक है, और टोटल प्रोविजन अब इसी अकाउंट में 4 लाख का रखना है। तो अकाउंट तो वही है ना, ऐसा नहीं कि पिछले साल वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड था तो कुछ प्रोविजन रखा और इस बार कुछ और ऐड करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंट वही है, अभी उसका नाम चेंज हो चुका है, अभी वो D1 कैटेगरी में आ गया। तो पहले जो भी उसका पैसा, जो प्रोविजन उसके नाम पे रखा था, वो इस वाला जो है कैटेगरी में, या बोलिए इस वाली जेल में, जो एग्जाम्पल के समझ रहे, तो वहाँ पे वो पैसा इधर आ जाएगा। तो उस वाले जेल में कितना था, मतलब उस वाले अकाउंट में था, उस वाली कैटेगरी में था 1,35,000। अभी बोला है कि 4 लाख रखना पड़ेगा। तो 4 लाख में से 1,35,000 का डिपॉजिट तो आपने तब करा दिया था ना, मतलब प्रोविजन आपने तब करा दिया था जब आप सब स्टैंडर्ड में थे। अभी 4 लाख पूरा नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 1,35,000 आप सब स्टैंडर्ड के टाइम पे ऑलरेडी रख चुके हैं। 31 मार्च 2012 में आप रख चुके हैं। इसीलिए 4 में से 1,35,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,65,000। तो अब प्रोविजन जो रखना पड़ेगा 31 मार्च 13 में, वो 2,65,000 का ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हिसाब चलता है कैसे कैसे बैंक प्रोविजन रखता है। ठीक है, और प्रोविजन के लिए ऐसा नहीं कि मंथ पूरा हो जाएगा, मतलब साल पूरा हो जाएगा तब प्रोविजन रखना, नहीं। जैसे इसको डिक्लेयर कर दिया वैसे बैंकों को प्रोविजन रखना होता है उस अकाउंट के लिए। ठीक है, तो वो प्रोविजन कितना? 2,65,000 का। आपको आइडिया लगे ना कि 1,35,000, क्योंकि उसी अकाउंट के लिए पहले हम 1,35,000 का प्रोविजन रख चुके हैं। ठीक है, और पुराना हिस्ट्री भूल जाइए। ऐसा नहीं कि सब स्टैंडर्ड के लिए अलग प्रोविजन रखना है, D1 के लिए अलग, नहीं। अभी वो जो अकाउंट था सब स्टैंडर्ड, टाइम बीतने के साथ वो सब स्टैंडर्ड नहीं रहा। क्या रहा वो? अब वो D1 बन गया या D2 बनेगा। लेकिन जो उसके नाम पे जो प्रोविजन बैंक ने जो उसके नाम पे जो पैसा रखा बैंकों ने अपने प्रॉफिट से, वो पैसा एज इट इज रहेगा, उस पैसे को माइनस करते चलेगा। ऐसा नहीं कि D1 सब स्टैंडर्ड में था तो कुछ पैसा रखा, अब ये D1 बन गया तो कुछ और पैसा रखेंगे, ऐसा नहीं है। टोटल रखना 4 लाख है, 4 में से 1,35,000 ऑलरेडी रख चुके हैं, तो माइनस कर दीजिए, 2,65,000 में अभी रखना होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, तो कैटेगरी हमारी D1 और 2,65,000। कौन सा आंसर है? ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत है एक्चुअली, 2,65,000 ये वाला आंसर होगा। ठीक है, सी, और उसको 265 इसको ठीक कर लेंगे, 265 और सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑन हाउ मच प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च 2014। देखिए 31 मार्च 2014 में हमें कितना रखना पड़ेगा? 31 मार्च 2012 में उसको क्या डिक्लेयर किया था? एन पे डिक्लेयर किया था। ठीक है, 12 से 31 मार्च 13 तक तो वो रहा था सब स्टैंडर्ड में ना, यानी ये इस डेट पे तो सब स्टैंडर्ड था, तो इसको पूरा एक साथ सब स्टैंडर्ड था। फिर 31 मार्च 13 से 31 मार्च 14 तक, 13 में उसको डिक्लेयर कर दिया था कि आप D1 में। ठीक है, कब तक रहेंगे D1 वाले में? D1 में रखा 13 में, और 13 में जो D1 का प्रोविजन था, मतलब जब मंथ एंड होता है ना, डेट कैसे डिसाइड होगा? जो मंथ एंड है, मतलब जब भी आपका टाइम पूरा हो रहा है तो उसका जो मंथ एंड होता है ना, मंथ एंड मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ,
उस डे पे डिक्लेयर कर दिया जाता है और प्रोविजन भी आपको उसी डे पे रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि एनपीए उसको 31 मार्च 2012 में डिक्लेयर कर दिया था, तो एनपीए का पहला स्टेज सब स्टैंडर्ड, तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया उसी दिन से, और उसी दिन से उसका जो प्रोविजन रख दिया गया। फिर अगला 2013 में आया, 12 से 13 उसका 31 मार्च 13 जो लास्ट डे था उसमें सब स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया, अभी वो D1 बन गया, तो इसीलिए उसी डेट पे फर्स्ट डे पे प्रोविजन रखा और फर्स्ट डे पे उसका जो है कैटेगरी की कि ये D1 और प्रोविजन रखा, जो पुराना प्रोविजन था उसको माइनस करके। अभी 2014 पूछ रहा है, तो D1 में भी एक ही साल में रखते हैं जैसे कि सब स्टैंडर्ड रखते हैं, तो 2013 से 2014 के बीच में एक साल कंप्लीट हुआ, तो जो 2014 31 मार्च 2014 है तो वो उसका D1 का लास्ट डे है, और ये बोल लीजिए कि वो D2 स्टार्ट हो गया उसी डे से ना, अभी D2 आ गया, क्योंकि D1 में भी एक ही साल के लिए रहते हैं जैसे कि सब स्टैंडर्ड में एक साल के रहते हैं, तो अभी D2 आ गया 31 मार्च 14, तो कैटेगरी कौन सी होगी, D2 होगी। ठीक है, और प्रोविजन कितना है, प्रोविजन का नॉर्म्स क्या है, जो सिक्योर्ड है उस पर D2 में सिक्योर्ड में 40 और अनसिक्योर्ड में 100%। चलिए, जो सिक्योर्ड है उसका 40% और जो अनसिक्योर्ड है उसका 100%। अभी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कितना है वो हम पहले 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ 4 लाख का सिक्योरिटी, तो 4 लाख हो गया सिक्योर्ड, और 7 में से 4 बच गया, कितना बचा, 3 लाख ना, तो 3 लाख हो गया अनसिक्योर्ड, तो 3 लाख का 100% निकालेंगे 3 लाख, और 4 लाख का 100% निकालेंगे तो 40% निकालेंगे सॉरी, तो 1,60,000, तो कितना आ गया, 4,60,000। इस 4,60,000 में से ये तो D2 है, अभी D2 के लिए प्रोविजन रखना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी आप D1 थे थोड़ी देर पहले, है ना, इसी डेट पे 31 मार्च 2014 में D1 थे, और अभी आप D2 बन गए क्योंकि लास्ट डे ऑफ मंथ है। अब आपको प्रोविजन रखना है, D1 में आपने कितना प्रोविजन रखा, ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना प्रोविजन रखा हमने, 4 लाख का प्रोविजन रखा D1 में, तो D1 में हम 4 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी रख चुके हैं, और D2 में कितना आ गया, 4,60,000, तो 4,60,000 में से आप क्या करेंगे, 4 लाख को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 60,000, तो अब आपको सिर्फ 60,000 का प्रोविजन रखना पड़ेगा। क्यों 4,60,000 हमारा कैलकुलेशन में आ रहा है, 4,60,000 का क्यों नहीं रखना, वो इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी आप एक दिन पहले आप D1 थे, और जब आप D1 थे तो आपने 4 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी रख लिया था। कैसे रखा था 4 लाख का, 2,65,000 का तो पहले रखा था, और 1,35,000 का तब रखा था जब हम सब स्टैंडर्ड पे थे, तो 1,35,000 का सब स्टैंडर्ड के टाइम पे रखा था, और 2,65,000 का D1 के टाइम पे रखा था, तो दोनों को ऐड कीजिए 4 लाख बनता है, इसलिए 4 लाख हम इस अकाउंट पे ऑलरेडी रख चुके हैं। और अभी कैलकुलेशन बोल रहे हैं D2 का कि 4,60,000 टोटल रखते हैं, 4,60,000 में हम 4 लाख का तो ऑलरेडी रख चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 60,000, तो अब हम सिर्फ 60,000 जो है उस अकाउंट में प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 और D2 कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2014। तो देखिए, आप कब गए थे D2 में, D2 में हम गए थे 31 मार्च 2014 में। ठीक है, 31 मार्च 2014 में हम D2 में एंटर किए थे, और जब हम किसी कैटेगरी में एंटर करते हैं उसी दिन हमें प्रोविजन रख देना होता है, जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग में ही आपको अपना फी पे करते हैं किसी स्कूल का कॉलेज का, ऐसा करते हैं ना, तो ये जो प्रोविजन है हमें पे कर देते हैं इसका जो अमाउंट है, तो D2 के लिए हम ऑलरेडी जो है रख चुके हैं। टोटल हम कितना प्रोविजन रख चुके हैं, हम प्रोविजन रख चुके हैं 4,60,000 का, है ना, कैसे 4,60,000 का प्रोविजन रख चुके हैं टोटल। अभी क्या करना है हमें, 4,60,000 का, अभी बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2015 में क्या होगा, मतलब कौन सा कैटेगरी, पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिर हम प्रोविजन देखेंगे। तो 31 मार्च 2014 में हम D2 में एंटर किए थे, और हम बोले चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि 31 मार्च 2014 मतलब 30 मार्च 2014 में हम लोग D1 थे, और अगले दिन हम D2 में गए थे 31 मार्च यानी लास्ट डे। तो D2 में कितने टाइम के लिए रहते हैं, नाम से पता लग रहा है D2 माने 2 ईयर्स के लिए हमें रहना होता है, D1 में एक ही साल के लिए रहना है, तो 2 साल के लिए हमें रहना है यहाँ पे। तो 31 मार्च 2014 से 2 साल कब पूरे होंगे, 15 में नहीं पूरे होंगे, तो 1 साल पूरा होगा, तो 31 मार्च 2016 में पूरा होगा 2 साल। इस टाइम पे हम लोग T3 में जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला 31 मार्च 2015 में हम कहाँ होंगे, उस टाइम पे भी हम वहीं पे होंगे जहाँ हम पहले थे 31 मार्च 14 में, क्योंकि वो स्टेज में हमें 2 साल का टाइम दिखाना है, तो हमारी कैटेगरी क्या होगी, सेम होगी D2। ठीक है, इसीलिए होगा हमारा D2 कैटेगरी। कितना प्रोविजन रखना है, प्रोविजन का वही कैलकुलेशन है D2 का जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। क्या था कैलकुलेशन, कि जो सिक्योर्ड है उसका 40% और अनसिक्योर्ड का 100%, क्योंकि जब कैटेगरी D2 है तो फॉर्मूला वही लगेगा ना, सेम, क्योंकि जब कैटेगरी D2 है तो D2 में 40% अनसिक्योर्ड और 100% ऑन अनसिक्योर्ड, सेम चीज़ है, वही कैलकुलेशन करेंगे कि 40% अनसिक्योर्ड और 100% ऑन अनसिक्योर्ड, तो 4,60,000 आ गया था। 4,60,000 में से 4 लाख हम पहले रख चुके थे, और ये 60,000 का प्रोविजन हमने 31 मार्च 2014 में रख लिया था ना। ठीक है, 31 मार्च 14 में हमने 4,60,000 का प्रोविजन, तो बन रहा है 4,60,000, और ये हम रख चुके हैं ऑलरेडी। जब हमने 2014 में यानी D2 में एंटर किया था तो एंट्री के टाइम पे जो पैसा मांग लेते हैं, तो अभी हमें कुछ नहीं रखना, 0 प्रोविजन। ठीक है, तो वो पैसा हम ऑलरेडी रख चुके हैं, विच इज ऑलरेडी मेड ऑन 31 मार्च 2014।
तो इस डेट पे भी कैलकुलेशन वही आ रहा है क्योंकि D2 है, लेकिन प्रोविजन हम पहले से रख चुके हैं तो अब हमें दोबारा से प्रोविजन नहीं रखना। रीजन सब है क्योंकि D2 में 2 साल के रहते हैं और जब हमने एंट्री की थी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट डे जो था हमारा, तभी हमने पूरा प्रोविजन रख दिया था जितना हमें रखना था, जो बैलेंस अमाउंट था। पुराने प्रोविजन को भी चेक करके कि D1 में इतना चला गया, D2 में इतना चला गया, ठीक है। तो D2 का जो भी प्रोविजन था वो हमने माइनस करके बचता था हमारा 60,000। तो कुल मिला के अभी तक हम 4,60,000 पूरा जो है उस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो कैलकुलेशन में इतना ही बोल रहा है 4,60,000, लेकिन हम ऑलरेडी रख चुके प्रोविजन, तो हमें इस बार कुछ नहीं रखना, ठीक है। कोई प्रोविजन नहीं रखना, लेकिन कैटेगरी वही हमारी रहेगी, कौन सी, D2, ठीक है। डाउटफुल और नील प्रोविजन हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन एंड हाउ मच प्रोविजन। अब बोल रहा है कि 31 मार्च 2016 में आप कितना रखेंगे। मैंने आपको पहले भी यहाँ डायग्राम से बताया था कि 31 मार्च 2016 वाले दिन आप D3 बन जाएंगे, वो आपका फर्स्ट डे रहेगा D3 बनने का, ठीक है। अभी आपको D3 डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या ये बोले कि 30 मार्च 2016 तक आप D2 रहेंगे और अगले दिन आप मतलब जो मंथ का लास्ट डे ना, उस डे जो है क्लासिफिकेशन हो जाती है, D1 बन रहे हैं, D2 बन रहे हैं या सब स्टैंडर्ड, तो D3 आपका मतलब उस दिन आपका नामकरण हो जाएगा D3 का, कि अभी आप 31 मार्च लास्ट डे पे जो है D3 बन रहे हैं। ये चीज़ हमेशा लास्ट डे पे होती है, ठीक है, मंथ का लास्ट डे, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट होगा तो सारा नया कैलकुलेशन रहेगा ना, तो फर्स्ट से कैलकुलेट करना ईजी रहता है, इसीलिए जो लास्ट डे उसी दिन जो भी क्लासिफिकेशन है वो अकाउंट्स की हो जाती है। अभी D3 हो गया आपका, 31 मार्च 2016 में आप D3 बन चुके हैं, ये आपका फर्स्ट डे है D3 का। इसी डे पे डिसाइड होगा कि आपको कितना प्रोविजन रखना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही पूछा कि 31 मार्च 2016 में क्या इस अकाउंट को बोला जाएगा ना, 31 मार्च 2016 में इस अकाउंट को बोला जाएगा D3, तो एक आंसर हो गया हमारा D3 कैटेगरी बोला जाएगा। अभी कितना प्रोविजन रखना है उस पर, प्रोविजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन का हमारा नॉर्म है ना, हमने पहले पेज में लिखा है। तो D3 में क्या है, चाहे सिक्योर्ड बोलिए चाहे अनसिक्योर्ड बोलिए, 100%, सबका 100%। तो क्या करेंगे हम, सिक्योर्ड कितना था वैसे हमारा, सिक्योर्ड था 4 लाख, अनसिक्योर्ड था 3 लाख, इसका भी 100% लेना और इसका भी 100% लेना। 4 लाख का 100% 4 लाख हो गया, 3 लाख का 100% 3 लाख हो गया, तो पूरा 7 लाख आ रहा है। हमें पूरे 7 लाख का प्रोविजन रखना पड़ेगा, 7 लाख का हमें प्रोविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 लाख में से आपने D2 तक में कितना प्रोविजन रखा था वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 4,60,000 तक का बन रहा था, वो हम पूरा प्रोविजन ऑलरेडी रख चुके हैं, है ना। 4,60,000 का हम ऑलरेडी प्रोविजन रख चुके हैं, इसीलिए 7 लाख में से 4 लाख का प्रोविजन हम D2 कैटेगरी तक रख चुके हैं, और 7 लाख हमारे को फर्स्ट डे बोल दिया गया कि अभी आप D3 डिक्लेयर हो गए और आपको 7 लाख का प्रोविजन रखना पड़ेगा फर्स्ट डे, यानी कि 31 मार्च 2016 में हमें बोल दिया गया। अभी 7 लाख टोटल रखते हैं, लेकिन उस अकाउंट के लिए हम ऑलरेडी 4,60,000 का इंस्टॉलमेंट में, यानी जब हम सब स्टैंडर्ड थे तो कुछ रखा, फिर जब डाउटफुल 1 में गए तो कुछ रखा, फिर डाउटफुल 2 में गए तो कुछ रखा, ऐसा करके टोटल जो सम बनता है वो 4,60,000। तो इतना हम प्रोविजन ऑलरेडी रख चुके हैं। अब हमें D3 के टाइम पे कितना रखना पड़ेगा, जो बच गया वो रखना पड़ेगा। तो 7 में से 4,60,000 को अगर आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 2,40,000, तो ये हमें प्रोविजन रखना है, कितना, 2,40,000। तो क्या हो गया, D3 कैटेगरी होकर प्रोविजन रखना पड़ेगा 2,40,000। तो B आ गया हमारा इसमें करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 2,40,000 किस पे में इन्होंने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड हाउ मच प्रोविजन विल बी मेड एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 में कितना प्रोविजन रखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि D2 के बाद वो 31 मार्च 2016 में, तो पहले दिन हम लोग गए थे D3 कैटेगरी में ना। 31 मार्च 2016 में हमारा पहला नामकरण हुआ था कि हम D3 कैटेगरी में हो गए, वो हमारा फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे पे उन्होंने हमसे मांग लिया था कि इतना प्रोविजन लगेगा 7 लाख, जिसमें से हमने कहा था कि 4,60,000 हम पहले इंस्टॉलमेंट में दे चुके, जब हम सब स्टैंडर्ड में थे, D1 में थे, D2 में थे, तो हमने पे कर दिया था 2,40,000, ठीक है। तो पूरा 7 लाख का प्रोविजन जा चुका था। अब हम कब तक रहेंगे D3 में, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि D3 का कोई टाइम नहीं है, जब तक लॉस डिक्लेयर नहीं होता आप D3 में ही रहेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपको लॉस डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता तब तक आप D3 में ही रहेंगे। अभी उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है, आपका केस चलेगा तो कितना भी उसमें टाइम लग सकता है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या रहेगा 31 मार्च 17। तो 2016 में 31 मार्च 2016 में फर्स्ट डे जो है, पहली बार हम जो है D3 बने थे ना, फर्स्ट डे था हमारा D3 का फर्स्ट डे। तो अभी आप जब तक आपको लॉस नहीं डिक्लेयर करता आप D3 में रहोगे, तो क्या क्लासिफिकेशन रहेगा 31 मार्च 17 में। तो अगले साल पूछ रहे क्या होगा, अगले साल भी आप D3 ही रहोगे, कंटिन्यू टू बी D3 कैटेगरी। और कितना आपको रखना पड़ेगा प्रोविजन जब हम फर्स्ट डे D3 बने थे, यानी 31 मार्च 16 में, तो हम पूरा जो है 7 लाख का प्रोविजन रख चुके थे। कैसे, 7 लाख का बन रहा था टोटल, 4,60,000 तो पहले था और बाकी का 2,40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था। तो हम बोल सकते हैं उस डेट पर हम 7 लाख का टोटल प्रोविजन हम रख चुके थे, और वही कैलकुलेशन आ रहा है कि 7 लाख का जब आप रख चुके थे, टोटल आउटस्टैंडिंग 7 लाख है, तो अब आपको कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोविजन रख चुके थे, ठीक है। तो डाउटफुल 3 रहेगा ये हमारा, और प्रोविजन हमें नहीं रखना है, तो ए आ गया इसमें हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
What is the classification and how much provision will be made as on 31st March 2015 if during the year 2014 and 15? अभी 14 15 को वैसे पढ़ेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। हम मान के चलेंगे कि अप्रैल 2014 से लेके 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई इंस्पेक्टर गिव्स सर्टिफिकेट दैट द टर्म लोन वाज नॉट कलेक्टेबल। तो जो आरबीआई इंस्पेक्टर उसने बोल दिया कि अभी इस टर्म लोन पे कुछ भी आप नहीं कलेक्ट कर सकते, अभी आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते, कुछ रिकवरी का चांस ही नहीं बचा। तो इस डेट पे यानी 2014-15 बोला ना, यानी 31 मार्च 2015 पे इस स्टेटमेंट को मान लीजिएगा कि ये जो अकाउंट अभी लॉस हो गया। 31 मार्च 2015 में ये लॉस हो गया। और लॉस में हमें कितना रखना पड़ता है? लॉस में हमें पूरा 100% का प्रोविजन रखना पड़ता है। ये हमने पहली स्लाइड में देखा था। देखिए लॉस में हमें पूरा 100% रखना पड़ता है। जैसे आपका D3 है ना, वैसे आपका लॉस है, ठीक है। तो पूरा 100% इसमें प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए ऐसा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर अगर 14-15 में आके ही बोल देते हैं कि अकाउंट कुछ भी रिकवर नहीं होगा, तो हम 14-15 यानी कि 31 मार्च 2015 में उसको लॉस डिक्लेयर कर देंगे। तो इसका मतलब 31 मार्च 15 में हमें पूरा 100% प्रोविजन रखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? मतलब ये बोलिए 100% ऑन सिक्योर्ड और 100% अनसिक्योर्ड। जैसे हमने कैलकुलेट किया था, तो सिक्योर्ड था 4 लाख, अनसिक्योर्ड था 3। तो लॉस में इसका भी 100%, इसका भी 100%, तो 7 लाख रुपए में रखना पड़ेगा। तो कैटेगरी होगी लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पहली बात होगी कैटेगरी कौन सी होगी? कैटेगरी होगी मेरी लॉस अकाउंट। तो एक आंसर हो गया। अभी प्रोविजन कितना रखना पड़ेगा? 31 मार्च 2015 में हमें 7 लाख का प्रोविजन रखना है। 31 मार्च 2015 में ये बोला ना 31 मार्च 2015 को इसको लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च 2014 में हमने कितना प्रोविजन रखा था वो हमें देखना पड़ेगा पहले की स्लाइड में आगे। 31 मार्च 2014 में हमने कितने का प्रोविजन रखा था? देखिए 31 मार्च 2014 में हमारा कैलकुलेशन आ रहा था 4,60,000, जिसमें से हम लोग 4 लाख तक का पहले रख चुके थे, 60,000 का हमने इस बार रख दिया था। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 4,60,000 तक हम प्रोविजन रख चुके थे 31 मार्च 2014 तक। 4,60,000 हम उस अकाउंट में प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर कर चुके थे। कितना? 4,60,000। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 4,60,000 31 मार्च 2014 तक भेज चुके थे और 31 मार्च 15 में ये अकाउंट लॉस डिक्लेयर हो गया। तो यानी अब हमें पूरा 7 लाख इसके लिए रखना है। तो 31 मार्च 2014 में तो हम 4,60,000 रख चुके, तो बाकी का जो पैसा वो हमें इस दिन पे इस अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लॉस डिक्लेयर हो चुके और इसका प्रोविजन 100% पूरा ही है, जो कि 7 लाख आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम जो लास्ट टाइम था 4,60,000 तक हम भेज चुके हैं, क्योंकि जो पैसा ट्रांसफर है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डेट पे हो रहा है। जो भी प्रोविजन के लिए बैंक पैसा ट्रांसफर करता है वो लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो भी कैटेगरी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए वो एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉस अभी डिक्लेयर हुआ 31 मार्च 15, ये पहला वाला दिन है जब उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी पहले दिन पे जो भी अमाउंट है मांग लिया जाएगा प्रोविजन का। तो 7 लाख है। 31 मार्च 14 जब लास्ट हमारा था फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे, तब हम 4,60,000 दे चुके थे। तो बाकी का 7 में से 4,60,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 2,40,000। तो अब हमें 2,40,000 देना पड़ेगा और अकाउंट क्या? लॉस डिक्लेयर हो गया। तो ये बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। लॉस डिक्लेयर हो गया और 2,40,000। और लॉस डिक्लेयर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा जैसे कोई इंस्पेक्टर, आरबीआई इंस्पेक्टर, कोई भी बैंक ऑफिसर, उनको वो डिक्लेयर कर देता है सर्टिफिकेट देके कि नहीं अब इसमें कुछ भी रिकवरी नहीं हो सकती। जो भी फाइनेंशियल ईयर दिया होगा उसका लास्ट में देखना है। 14-15 तो मतलब 31 मार्च 2015 ऐसा करके देखना है, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल कब हमारा एंड होता है? 31 मार्च को ना, तो उस डे से हमें कंसिडर करता है। इसलिए सारा प्रोविजन का कैलकुलेशन वो सब हमें उसी डे पे मांग लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी आंसर। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, चलिए। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड हाउ मच प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन 31 मार्च इफ ड्यूरिंग 14-15 द अकाउंट इज रीस्ट्रक्चर एंड बोरोवर मेक नॉन रिक्वायर्ड एज पर न्यू। तो उसके अकाउंट को क्या बोला जाएगा? तो 31 मार्च 2000 व्हाट इज द मतलब 31 मार्च 2015 में आप अकाउंट को क्या बोलोगे? इससे पहले हमने देखा था कि 31 मार्च 2015 में, इससे पहले ना 31 मार्च 2015 में क्या था वो? 31 मार्च 14 में वो था D2 और 16 तक वो D2 रहेगा ना, ठीक है। तो यानी 31 मार्च 2015 में अकाउंट हमारा D2 था। हमने क्वेश्चन नंबर 4 से समझा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है कि 31 मार्च 2015 में क्या रहेगा? वो हमारा D2 ही रहेगा। लेकिन अगर 14-15 में यानी 31 मार्च 2015 में रिस्ट्रक्चर हो रहा है अकाउंट और बोरोवर ने भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया नए रिपेमेंट के शेड्यूल से, तो 31 मार्च 14 में उसको पहली बार D2 डिक्लेयर किया, लेकिन वो अपने पूरे टाइम तक जब तक उसका ड्यू डेट नहीं रहता तब तक वो उसी कैटेगरी में रहेगा। लेकिन उसके लिए प्रोविजन नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया, पर वो जो कैटेगरी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रहेगा वो D2 में, डाउटफुल में, लेकिन वो उसका जो प्रोविजन वो नील होगा। क्यों?
क्योंकि अभी अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया। अभी रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है अकाउंट को कई बार कुछ जो यूनिट्स होती है, मान लीजिए जैसे कुछ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज ऐसा करके कोई यूनिट है, उसका रीस्ट्रक्चरिंग तब किया जाता है जब चांसेस रहते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा मुहूर्त दिया, जैसे कई बार जैसे हम बात करें कोरोना कोविड की वजह से जो है लोन दे गए एसएमई को, ठीक है, कि आप रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। रीस्ट्रक्चर का मतलब उनके अकाउंट को, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट थी 30 महीने की, जस्ट एग्जाम्पल ले लें, तो 30 महीने की इंस्टॉलमेंट को बढ़ा के 2 साल और कर दिया, मतलब 2 साल या 20 महीने से बढ़ा दिया, तो 50 मंथ का इंस्टॉलमेंट, कि आपको थोड़ा सा मुहूर्त दे देना टाइम का। ये रीस्ट्रक्चर भी सभी यूनिट के साथ नहीं किया जाता। बैंक देखता है कि कौन सी यूनिट को अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो ये दोबारा से वाइबल है, मतलब ये दोबारा से पुराना अपना जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन सकती है, ठीक है, उसी को बैंक रीस्ट्रक्चर करता है। अभी अकाउंट डिफॉल्ट हो रहा तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादातर केसेस में यही रहेगा, खासतौर के कुछ विलफुल होते हैं उनको छोड़ के ऐसा कंसिडर किया जाता है कि यूनिट की भी हालत सही नहीं चल रही, उनको लॉस हो रहा है, इसलिए वो जो है ईएमआई ये सब नहीं पे कर पा रही, इसीलिए उनको जो है उनके लिए प्रोपोजल रखना पड़ रहा है। लेकिन कुछ यूनिट जो कि अच्छी यूनिट्स थी, लेकिन कंडीशन ऐसा था कुछ टाइम के लिए कि टेम्प्रेरी वो ऐसा हो गई है टेम्प्रेरी वो ऐसा हो गई कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, पर बाद में वो अपना प्रॉफिट अच्छे से कमाने लगेगी। तो उस तरह की यूनिट को बैंक रीस्ट्रक्चर करता है, ठीक है। और बैंक ने अगर रिस्ट्रक्चर कर दिया पर वो जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज नहीं होगा, वही बोला ना कि 2014 में उसको D2 बनाया तो वो रहेगा D2 2 साल तक, 2016 तक उसका क्लासिफिकेशन वही रहेगा, लेकिन उसके लिए बैंकों को अलग से प्रोविजन नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बेनिफिट है कि बैंकों को अलग से अपना जो प्रॉफिट है उसका है इसमें ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट है। प्रोविजन कुछ भी नहीं रहेगा, नील प्रोविजन, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च इफ 14-15 बोरोवर क्लियर ऑल द ड्यू। अगर बोरोवर ने सारा का सारा जो है ड्यू वो खुद ही क्लियर कर दिया, इस पर रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा, उसने 14-15 में आके क्या किया कि अपना जितना भी ड्यू अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग जो भी ड्यू था वो सब उसने ड्यू अमाउंट जो था वो सब पे कर दिया। जब भी कस्टमर, चाहे आप D1 बात करो, सब स्टैंडर्ड बोलो, D2 बात करो, किसी भी कैटेगरी में अगर कस्टमर आके अपना सारा ड्यू पे कर देता है तो उस अकाउंट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेड का मतलब क्या हुआ? डाउनग्रेड का मतलब, डाउनग्रेड मतलब स्टैंडर्ड से आप NPA चले गए, फिर सब स्टैंडर्ड ये इस कैटेगरी में चले गए, वो होता है डाउनग्रेड। अपग्रेड मतलब D1 D2 कैटेगरी में थे, डिफॉल्ट थे, अभी आपका यूनिट बहुत अच्छे से रन कर रही है या आपके पास कहीं से पैसा आ गया और आपने सारा जो है ओवरड्यू पे कर दिया, अभी कुछ भी डिफॉल्ट नहीं है। जब जीरो डिफॉल्ट है तो उसको क्यों आप बोलोगे D1 D2? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि बैंकों को प्रोविजन भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है अगर पहले से इस अकाउंट में जो भी बैंकों ने जो भी अपना प्रोविजन रखा होगा तो वो पैसा वापस बैंक रिवर्स करेगा और उस अकाउंट को फिर से स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड हो गया, और जब स्टैंडर्ड हो गया तो उसमें क्या प्रोविजन रखा, उसमें कुछ प्रोविजन हमें नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नील आंसर, इस केस में कोई भी बैंक प्रोविजन नहीं रखेगा। नेक्स्ट, चलिए इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसका आंसर क्या आ गया? बी, नील हमारा प्रोविजन हो गया। और ये प्रोविजन नॉर्म के जो आपके रूल रहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि प्रोविजन 2.25.40 वो अलग चीज़ है, वो अपना जो बैंक स्टैंडर्ड अकाउंट में रखते हैं वो अलग चीज़ है, पर एज सच हमें इन जो NPA अकाउंट इन सब के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। जो नॉर्मली स्टैंडर्ड के लिए कुछ प्रोविजन है वो अलग चीज़ है, उनको हमें कंसिडर करना, ठीक है। तो अभी ये स्टैंडर्ड हो गया और उसमें नील प्रोविजन हमें रखना पड़ेगा, बोरोवर ने जो भी ड्यू अपना क्लियर कर दिया अपना सारा कुछ, ठीक है। इसके साथ ये वाला केस स्टडी आपका कंप्लीट हो, इसको एक बार देख लीजिए। और इसमें मैंने जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन था कि कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोविजन जो भी आप बन रहे हैं D1 D2 D3 जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको 31 मार्च जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस दिन डिक्लेयर हो जाती है। या ये बोलिए 31 मार्च 15 में अगर आप D2 बन रहे हैं तो उसका मतलब 30 मार्च 15 में आप D बन रहे होंगे, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट डे जैसे ही D1 का टाइम कंप्लीट होता है, 1 साल जो भी है, तो आप अगले दिन D2 बन जाते हैं। और जैसे ही आप D2 बनते हैं तो फर्स्ट डे पे आपसे पूरा हिसाब मांग लिया जाता है। D2 का हिसाब क्या है कि 40% ऑन सिक्योर्ड और 100% ऑन अनसिक्योर्ड। तो जो भी सिक्योर्ड है उसका 40% और अनसिक्योर्ड का 100%, तो उसको कैलकुलेट करके बोला जाएगा इतना प्रोविजन आप रखिए। फर्स्ट डे आप D2 और फर्स्ट डे आपसे प्रोविजन का जो पैसा वो मांग लिया जाएगा, यानी आपको अपने प्रॉफिट से ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि वही अकाउंट तो वही है ना, टाइम के साथ उसका कैटेगरी चेंज हो रहा है लेकिन अकाउंट तो वही है, सॉरी उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है पर अकाउंट वही है। अकाउंट वही है, उस अकाउंट में आपने पहले से अगर दे रखा है, जैसे सब स्टैंडर्ड टाइम पे आपने कुछ पैसा दिया प्रोविजन फिर डाउटफुल, तो उस पैसे को माइनस करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार नया पैसा देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम अकाउंट में ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जितनी भी कैटेगरी में जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है पहले अगर आप पे कर चुके हैं वो माइनस होता जाएगा, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। इसके साथ आपका ये केस स्टडी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 9 क्वेश्चन देखे और जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा हमने देख लिया, पूरा आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।